अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन स्टडी करनी है। अच्छा, इससे पहले जो है ना वो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उनमें उनमें जो है वो एक पोलिएस्टर जो था वो उसमें क्या होता है कि जो मोनोमर्स हैं उसमें दिया हुआ था कि इथेन 1,2-डाइओल एंड बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें ये होता है कि पहले एस्टर बनता है, ठीक है, वो फिर वो एस्टर जो है ना वो उस पूरे जो है वो रिपीटेडली जो है वो मोनोमर्स जो है वो ज्वाइन करते जाते हैं एस्टर के, तो इस वजह से इसका नाम भी पोलिएस्टर है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिनमें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड मतलब जो एक ही जगह पे रुका हुआ है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्रेड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो स्प्रेड नहीं होता, शिफ्ट नहीं होते हैं जिसमें, यानी कि इस तरह से नहीं होता कि जो है वो यहाँ से पहले पहले इधर, जैसे अब डी लोकलाइज्ड बॉन्ड भी होते हैं, वो आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो फिर तो जैसे आप कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें इस तरह से डी लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, और इस तरह से शिफ्टिंग जो है वो ये आगे अगर नेक्स्ट कोई बॉन्ड होगा तो वहां पे शिफ्टिंग होती रहेगी, या फिर इस तरह से शिफ्टिंग होती रहती है, तो उसको कहते हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो यानी कि जो पी ऑर्बिटल है वो किसी एक मतलब अब ये है कि जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो इसके जो है वो पी ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह से फर्दर ये आगे जो है वो शिफ्ट होता है, जैसे कि बेंजीन में था, और उससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस जो है वो फिनोमेना इसे कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनते हैं। और इस तो लेकिन जो डी लोकलाइज्ड बॉन्ड है, तो लोकलाइज्ड बॉन्ड वो है जो कि एक ही जगह पे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो बॉन्डेड एटम्स है, टू न्यूक्लियाई हैं, उन्हीं के दरमियान ही रहती है। वो जो है वो पूरे मॉलिक्यूल में जो है वो सर्कुलेट नहीं करती या डिस्पर्स नहीं होता चार्ज। ठीक है, तो जैसे अब सिंपल जो अल्कीन्स हैं जिसमें जो है वो एक ही डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती, बॉन्ड की डिस्पर्जन नहीं होती है। अच्छा, तो अब ये देखें, अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो कोवलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड बिटवीन ओनली टू न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम इज कॉल्ड लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर फुली डिस्क्राइब्ड बाय सिंगल लिविस स्ट्रक्चर। तो ये मतलब सिंगल लिविस स्ट्रक्चर के, इसके मोर देन वन जो है वो स्ट्रक्चर्स नहीं होते, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। जैसे सिंपल इथीन है, ठीक है, या इस तरह का कोई भी जिसमें वन सिंगल बॉन्ड होगा, वो उसमें जो उसमें जो बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो लोकलाइज्ड ही होगा, वो उसकी शिफ्टिंग जो है वो कहीं और मतलब दूसरे जो है कार्बन एटम है उनके दरमियान नहीं होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो कंसंट्रेटेड है, कहीं पे भी स्प्रेड नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट है डी लोकलाइज्ड बॉन्ड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर पी ऑर्बिटल्स आर स्प्रेड आउट अवर मोर देन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये होता है कि जैसे इसमें कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स है, या फिर हम बेंजीन का ले लेते हैं। बेंजीन में भी जो है वो मोर देन वन डबल बॉन्ड्स हैं, थ्री डबल बॉन्ड्स हैं, और अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं, यानी कि उसमें कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स है। तो क्या होता है कि उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रेजोनेंस रेजोनेंस होती रहती है। और ये जो है क्यों होती है, ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज किस तरह से करते हैं कि जो है यहाँ पर भी जो कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पहले जो है इन दोनों कार्बन के जो हाइब्रिड अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है उनके ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो ये और ये जो पी ऑर्बिटल है इनके दरमियान ओवरलैपिंग से ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो जाहिर, अब इसके साथ बॉन्डिंग हो गई है तो ये वाला किधर शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में शिफ्ट हो जाएगा, और ये नेक्स्ट में। तो इस तरह से ये जो है वो डी लोकलाइजेशन सर्कुलेशन होती रहती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिस्पर्स होते हैं, तो इनको कहा जाता है डी लोकलाइज्ड बॉन्ड्स।
तो जो डी लोकलाइज बॉन्ड जो है वो, जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स हैं, सिंपल, ये तो बेंजीन है तो सिंपल अल्कीन, उनमें भी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो वहां पे भी जो पी ऑर्बिटल है वो मोर देन वन, जो स्प्रेड आउट हो रहा था, मोर देन टू न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई मतलब कि एटम्स। ठीक है, तो ये एटम्स पहले जो है इन दोनों के दरमियान थे, अब यही पी ऑर्बिटल इस इसके साथ ओवरलैप करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट जो है वो इसका पी ऑर्बिटल जो है वो इसको छोड़ के नेक्स्ट के साथ ओवरलैपिंग करके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से जो है पी ऑर्बिटल मोर देन टू न्यूक्लियाई से जो है वो ज्यादा न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो स्प्रेड हुआ है, यानी कि ज्यादा के दरमियान ओवरलैपिंग करके वो डबल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन एट अ टाइम वो एक किसी एक के साथ ही होगा, सिर्फ ये है कि वो चेंज करता रहता है, किसी एक जगह पे लोकलाइज नहीं रहता, डी लोकलाइज होता रहता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट जो है वो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो जो सेम टाइप के जो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जैसे मिथाइल मिथाइल है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, आइसोप्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो वो जितने करीब होते हैं, जैसे अब ये है, ये होते हैं या बल्कि ग्रुप, इससे भी बल्कि ग्रुप्स हो सकते हैं, उनके दरमियान जो है वो नॉन रिपल्सिव जो है वो एक फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होती है, एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं। ठीक है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो खास तौर पर सिमिलर जो ग्रुप्स होते हैं, तो जितने वो करीब होंगे उतनी ही रिपल्जन ज्यादा होगी। तो इस चीज को कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। The presence of bulky group in the close proximity of each other causes van der Waals repulsion, and this phenomena is called steric effect. तो जितना ये करीब होंगे, जैसे सिस में है, सिस और ट्रांस में जो है ये बल्कि ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, दूर होते हैं, तो ये स्टेरिक इफेक्ट जो है वो कम होता है, क्योंकि वान डेर वाल रिपल्जन जो है वो कम होती है। और हाइड्रोजन के दरमियान और इसके दरमियान होगी, लेकिन इतनी नहीं जितना सिमिलर ग्रुप्स के दरमियान होगी, और अगर जितने ये बल्कि होते जाएंगे और ये रिपल्जन भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो ये स्टेरिक इफेक्ट। उसके बाद है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मीन इंडक्टिव इंड्यूस करवाना। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो पोलर बॉन्ड का होना जरूरी है। पोलर बॉन्ड मीन के जो दो बॉन्डेड एटम्स ऐसे हों जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ज्यादा हो, जैसे कि CCl है। ठीक है, अब ये पोलर बॉन्ड है। अब आगे जो है फर्दर इसकी अगर अब ये पोलैरिटी है। ठीक है, ये पोलैरिटी जो है वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा अपने जो एडजेसेंट बॉन्ड है उसमें भी, और इस तरह से आगे ये इफेक्ट जाता जाता पूरी चेन तक जो है वो, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक तो नहीं इसका इफेक्ट होगा, लेकिन ये है कि चेन तक जो है ये इंड्यूस करेगा इस पोलैरिटी को। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे अब ये है कि अब ये देखें, क्लोरीन है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, और इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल पॉजिटिव इस पर आया है, डेफिशिएंसी होगी है इसके पास इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करेगा कि इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर भी, इस कार्बन पर भी पोलैरिटी इंड्यूस होगी। ठीक है, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिर फर्दर जो ये हाइड्रोजन है इसका इफेक्ट इन पर भी होगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो वीकली जो है वो वीकली हेल्ड हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी एसिडिक, इसमें एसिडिटी आ जाएगी कि इसको रिमूव करवाना जो है वो आसान हो जाएगा। तो जो है इसको कहते हैं अब इसने जो है, अब बॉन्ड तो ये वाला सिर्फ पोलर था, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो इन पर भी हो रहा है, यानी कि जो एडजेसेंट एटम्स हैं उन पर भी, या बॉन्ड्स हैं उन पर भी इसका इफेक्ट हो रहा है, यानी कि इसने अपना इफेक्ट जो है वो इंड्यूस किया है। जो कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का, मतलब अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने का इफेक्ट है वो। So the effect in which a polar bond induces polarity in an adjacent bond and even further along the chain. तो अब adjacent bond तो ये है, लेकिन अगर further जो है वो और भी कार्बन एटम्स होंगे तो उनमें भी इसका इफेक्ट जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक तो नहीं, लेकिन जो इसके करीब के दो तीन बॉन्ड जो एटम्स हैं उन तक इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा तो वो इफेक्ट जो है वो भी डिक्रीज करता जाएगा, और वीक वीक होता जाएगा वो इफेक्ट। लेकिन करीब वाला जो है, जो एडजेसेंट है, उस पर इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब जैसे हमने एसीटो एस्टर जो एसीटो क्या बता, एसीटो एसीटेट एस्टर जो पढ़ा था, इथाइल एसीटो एसीटेट एस्टर, तो उसमें भी यही था ना कि जो एसिटिक एसिड है उसका जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था उसको रिमूव करके यहाँ पे एसीटेट यानी कि एसीटो यानी कि एसीटोन का जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड, ये
लगाया। इसी वजह से है कि क्योंकि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया गया, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, उसमें कार्बोनाइल भी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कैरेक्टर, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पोलैरिटी इंड्यूस करता है। तो जिस वजह से उस हाइड्रोजन को रिमूव करके, मतलब वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, तो उस हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी ग्रुप जो है वो उसके साथ वहां पे इंट्रोड्यूस या सब्स्टिट्यूट करवाया जा सकता है। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। और उसके बाद है हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन, अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्पर्स करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिस्पर्स करती है, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और उतना ही जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उतना ही वो कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अब जहाँ पे है हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन भी एक टाइप की रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसको इसीलिए इसके इसके लिए वर्ड यूज होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसको नॉन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको इसकी वजह बताऊंगी। नो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, और सेकंड इसके लिए जो है कहा जाता है पाई पी, नहीं सिग्मा, सॉरी सिग्मा पी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं सिग्मा पी ऑर्बिटल इंटरेक्शन में। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने जो है वो ये भी पढ़ा है कि जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसके अलावा जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी के या प्राइमरी के। और इसी तरह से सेम केस है फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं। फ्री रेडिकल्स भी जो टर्शरी फ्री रेडिकल्स होते हैं, टर्शरी मतलब ये कार्बन है, ठीक है, इस पर यहाँ फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, बाकी उसके साथ अगर जो है वो थ्री डायरेक्टली वो थ्री कार्बन के साथ जो है वो अटैच है तो वो होगा टर्शरी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो अगर फर्दर वो थ्री के साथ अटैच है तो इसको कहेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन। और अगर अल्कीन है तो अल्कीन अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वो स्टेबल क्यों होते हैं, वो स्टेबल इसी इफेक्ट की वजह से होते हैं, हाइपर कंजुगेशन जिसको कहते हैं। तो इस हाइपर कंजुगेशन की इफेक्ट की वजह से होते हैं। तो ये किस तरह से होता है, वो ऐसे होता है, अगर मैं आपको अल्कीन की एग्जांपल दूं या फिर पहले मैं कार्बोकेटाइन की एग्जांपल देती हूँ। तो कार्बोकेटाइन अगर ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन है तो अब इसमें जो है ये जो कार्बन है यहाँ पे इसके साथ एक दो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ही उसका काम होता है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे कार्बन के जो है वो थ्री बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका एक जो है वो पी ऑर्बिटल वेकेंट है। ठीक है, वेकेंट है क्यों, क्योंकि जो होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिशन हुई है उसमें जो बॉन्डेड पेयर था वो चला गया, जिसकी वजह से अब उसका एक बॉन्ड कम हो गया, तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से वो कन्वर्ट हो गया sp2 में। तो जो उसका एक अनहाइब्रिडाइज है वो वेकेंट है। अब यहाँ पे जो है ये जो C है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये इसके पास जो है ये, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजर, यहाँ पर इसके बॉन्डेड इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो इसने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग से ये बने हुए हैं। क्या ध्यान है जरा इसको, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो साथ वाले कार्बन के जो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज है ये इस वजह से ये होता है हाइपर, इसको जो है वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जितने ये नंबर ऑफ जो है वो हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही ज्यादा इसके जो है वो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना ही वो जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबलाइज होगा। तो ये क्या है, इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ये
कौन सा, ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और ये वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो ये है इंटरेक्शन बिटवीन वेकेंट पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या पार्शियली पी ऑर्बिटल उसमें होगा जब फ्री रेडिकल होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल केस में एक इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बोकेटाइन के केस में ये वेकेंट होगा। तो अब ये क्या है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब अट्रैक्ट जब होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और एज अ रिजल्ट जो जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इससे स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें, कैसे हम ड्रा करेंगे, तो हम रिप्रेजेंट कैसे इसको करते हैं। क्या होता है कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएंगे तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव, या H पॉजिटिव रहेगा इधर ही, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। अब इसका एक ये स्ट्रक्चर है, अब यही जो है वो यही चीज, यही ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो सकता है इस तरह से, ये हाइड्रोजन इधर ही रहे, ठीक है। और ये वाला जो था ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो गया है और ये H पॉजिटिव, ठीक है। और यही चीज जो है वो ये वाला जो हाइड्रोजन इसके साथ भी हो सकती है। एक मिनट मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। C डबल बॉन्ड C, मतलब ये वाला अगर हाइड्रोजन है और ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने हैं, 3। तो इसी तरह से जितने मिथाइल ग्रुप होंगे उनकी उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितनी ज्यादा ये स्ट्रक्चर बनेंगी उतना ही वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा, और या वो कार्बोकेटाइन जो है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे आया हुआ है, जिस कार्बन पे, उसके जैसे हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जो स्पेशलिटी किसी भी कंपाउंड की होती है, उसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखें कि ये जो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की क्या स्पेशलिटी है कि ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वही है। तो अब इसके साथ जो कार्बन डायरेक्टली कार्बन अटैच है वो क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ कितने जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी कंपाउंड की जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगी या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगी, वो उसके किस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और उतना ही वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स हैं, अब हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की अगर हम एग्जांपल लें तो ये वो क्या होगा कि उसमें ये है, दो ही हो सकते हैं। तो ये देखें अब, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। इसके साथ ये कार्बन अटैच है, ये भी अल्फा कार्बन 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 है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये कितने हैं, 3 3 6 और 3 9 और 12। इसके जो है वो 12 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इस लिहाज से ये इसी वजह से जो है ये ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये अल्कीन में किस तरह से हाइपर कंजुगेशन होती है, अल्कीन की जो है वो आपको मैं एग्जांपल जो है जो यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है, शिफ्ट होता है। लेकिन क्या है कि इस कार्बन के पास तो डेफिशिएंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन ये आ रहा है। फिर ये क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन के इसको वापस मतलब चला जाता है, और ये जो है वो डबल बॉन्ड इधर आता है। और क्या होगा,
और ये H पॉजिटिव ऐसे ही हम लिखेंगे, और ये H और ये डबल बॉन्ड और ये CH, यानी कि ये जो बॉन्ड है इसका, ये वाला ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये जो पहले डबल बॉन्ड था वो इसके पास चला जाएगा। ये है ना हाइड्रोजन ऐसे और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अल्कीन्स में, ये इस तरह से होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर इसकी डेफिनेशन करें तो फिर यही है कि इसमें क्या क्या चीज इंटरेक्ट कर रही है, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल, और इसकी कंडीशन ये है कि वहां पर वेकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो आप ये यहाँ पे ये देखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड with an adjacent empty or partially filled p orbital is called hyperconjugation और no bond resonance। no bond resonance इसी वजह से है कि यहाँ पे नहीं है बॉन्ड। ठीक है, it increases the stability of the compound। तो जितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ही कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब ये है जी हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद आ जाती है कंजुगेशन और कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेशन और कंजुगेटेड सिस्टम, जैसे हमने कंजुगेटेड अल्कीन्स जो कि अल्कीन कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो उनकी एग्जांपल वो है कंजुगेटेड सिस्टम। तो अ सिस्टम और मॉलिक्यूल इन विच देयर आर 3 और मोर देन 3 p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो वो कैसे मोर देन 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, ये देखें। अच्छा ये देखें, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये यहाँ पे p ऑर्बिटल इधर जो है वो इनकी ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी, तो अब क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। किस तरह से शिफ्ट होगा कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये इनके आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से भी ये टूट जाएगा बॉन्ड। अब अगर नेक्स्ट कोई कार्बन अगर होगा तो ये उसके साथ जो है वो ओवरलैप करके यहाँ पे ये वाला यानी कि जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, और जो ये वाला था वो इस तरह से जो शिफ्टिंग होती है ना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और उसमें यही होता है कि देयर आर 3 और मोर देन 3 p ऑर्बिटल्स। अब ये 3 तो हो सकते हैं इनके स्प्रेड हुआ हुआ है आपस में on adjacent atom and can form a alternate double and single bond is called a conjugated system। तो due to conjugation the system is stabilized। तो अगर हम सिंपल जो है वो ऐसे ही डबल बॉन्ड बनाए, तो बस यही है कि इसमें ये इधर शिफ्ट होगा, या ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है, और ये इधर, इस तरह से जो है ना शिफ्टिंग अप बाउंड होती रहती है, और ये कंजुगेट सिस्टम। अच्छा नेक्स्ट, बस अब इसमें कोई कंफ्यूजन है आज की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है तो पूछ लें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्विक क्विज 4 है। तो व्हाट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हमने अभी ही पढ़ा है, जिसमें जो है वो लिंक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या सिचुएशन दैट अकर्स व्हेन पाई सिस्टम आर लिंक टुगेदर। पाई सिस्टम यानी कि बॉन्ड जो है वो लिंक होते हैं। और उसके बाद व्हाट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ी है, तो वो इसकी एग्जांपल आ सकती है। व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन के जिसमें हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजिन इनके HX इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे जो है वो रिएक्शंस आपकी बुक में गिवन है। व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जो है वो
ऑक्सीडेटिवली क्लीवेज है, ठीक है। अल्कीन या अल्काइन जो भी सैचुरेटेड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, कार्बोनाइल्स आते हैं, एल्डिहाइड आती है या फिर कीटोन आता है, तो उसमें डबल बॉन्ड जो होता है वो क्लीव करता है, ठीक है, ये ब्रेक करता है ना, तो फिर जो है वो आता है। तो अब ये इसको आप इसी तरह से कह सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस इज द मेथड ऑफ ऑक्सीडेटिवली क्लीविंग अल्कीन्स और अल्काइंस यूजिंग ओजोन, कि आप उनको जो है अल्कीन्स को जो है वो उनके बॉन्ड को तोड़ देते हैं, या अल्काइंस भी हो सकते हैं इसमें। रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ द ओजोन जो है वैसे वो एलोट्रोपिक फॉर्म ही है ऑक्सीजन की। तो अब ये सारा प्रोसेस जो है इसके साथ में एक्विजन भी आएगी, तो वो आपकी बुक में है। व्हाट इज मार्कोनिकव्स रूल? तो मार्कोनिकव्स रूल में जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन होनी होती है, तो जो नेगेटिव पार्ट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो किस तरफ जाएगा? उस कार्बन की तरफ जाएगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है या जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। और उसके बाद आ जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स? तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग वही होते हैं जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कि केटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, उनमें जो है वो प्रोटॉन आ जाता है, ठीक है। अब कुछ केसेस में जो है वो क्लोरीन पर प्लस चार्ज होता है, ब्रोमीन कुछ केसेस में अब इनके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है, या फिर अमोनियम। लिविस एसिड्स आर यूजिंग इलेक्ट्रोफाइल। लिविस एसिड वो होते हैं ना कि जिनके पास जो है वो जिनका ऑर्बिटल जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल उसमें जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो भी एज इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो यूज हो सकते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ ऐसे जो हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पर कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, वो इस वजह से कि जिनमें जो है वो जिनका जो सेंट्रल एटम होता है उस पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, फास्फोरस। अब इनमें जो है ये सेंट्रल मेटल ये जो है इस पर आइडियल चार्ज होगा, तो ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। When two methyl propene react Cl, what are the structure of the two possible intermediate carbocations, or which what will be major product of the reaction between two methyl propene and HCl? तो ये आपने मुझे खुद आपने सॉल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है। कि टू मिथाइल प्रोपीन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो अब उसमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे और प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, ठीक है। तो आपको मैं इतना बता दूं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, अब 2 मिनट रह गए हैं तो दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, आगे जो है ना अल्काइन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस करते हैं। अल्काइंस जिसमें कार्ब अल्काइंस जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स जो हैं वो एज यूजुअल जैसे कि बाकी अल्कीन्स के थे या अल्केन के थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन में हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अल्काइंस के केस में हमने वही चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो हमने उस चेन को हमने सेलेक्ट करना है एज अ पेरेंट चेन। तो अब इसका जो पेरेंट नेम होगा वो एन, मतलब ए अल्केन का जैसा इथेन या है, ANE को हम रिप्लेस कर देते हैं YNE से, ठीक है। ANE को रिप्लेस हो जाए, ANE रिप्लेस हो जाएगा YNE से। तो अब जैसे कि बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए वही रूल्स हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को हमने
प्रायोरिटी देनी है कि उसको, उसका जो है वो हमें कोशिश करना है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर हो। तो अब इसमें हम जो है ये जैसे हम अल्केन में करते, अल्केन के केस में तो कोई भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते थे, यानी कि जिसमें जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है या फिर इस तरह से। हम इसमें ये नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग चेन है तो हमने इसी को ही एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है द मेन चेन इज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के नियरर जो भी होगा उसी साइड से, यानी कि कोशिश यही करनी है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट या मिनिमम पॉसिबल नंबर जो जितना हो सकता है वही मिले। ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन द रोल नंबर। उसके बाद हमें नेम द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल जैसे हमने डबल बॉन्ड, जैसे हमने एल्कीन की नोमेनक्लेचर में किया था कि पहले जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम आते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर उसके बाद जो है वो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो हम मतलब जो भी पोजीशन हो, वन हो टू हो वो, और फिर पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन का नेम होता है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखें तो अगर इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, तो ये थ्री जो है थर्ड वाला कार्बन, इसमें जो है ये प्रोपेन है, और प्रोपेन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। स्ट्रेट चेन में प्रोपेन भी हो सकता है और ये वाला मिथाइल इधर भी हो सकता था। अगर ये वाला मिथाइल इधर होता तो फिर हम इसको इसको कहना था, हम इसको कह सकते थे आइसोप्रोपाइल। लेकिन अब जो है ये स्ट्रेट चेन में है, तो स्ट्रेट चेन में होने की वजह से हम एन प्रोपेन इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम देंगे, और ये थर्ड पोजीशन पे है, और पी है प्रोपेन के लिए और एम मिथाइल, तो पी पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा। तो 3 एन प्रोपाइल, और उसके बाद आएगा 2 मिथाइल भी आएगा। 2 मिथाइल एंड 1, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 पेंटाइन के, 3 N प्रोपाइल 2 मिथाइल 1 पेंटाइन। अच्छा, तो उसके बाद अगर मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड्स हो, यानी कि एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो फिर हम उनको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि डाईईन था। जब डबल बॉन्ड है तो डाईईन का वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पे डाई आइन। और उनकी जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन जो है वो, जैसे हम सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो उनकी जो डिफरेंट पोजीशन होते हैं उनको कामा से सेपरेट करते हैं ना, 1 2 इस तरह से, और फिर हाइफन लगाते हैं। तो इनका भी इसी तरह से होगा, क्योंकि अब दो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन शो करने के लिए हम दरमियान में कामा लगाएंगे और इधर हाइफन, और इस तरह से फिर होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी है 1 पेंटाडाइआइन की। कि तो 1 3 पेंटाडाइआइन। अच्छा, अब इसी तरह से जो इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है इस क्लास में कि अगर कोई मालिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, हम उसको जो है वो किस तरह से उसकी नेमिंग करेंगे। तो एक चीज याद रखेंगे, तो एक चीज आप ये याद रखें कि जो डबल बॉन्ड है उसको आपने जो है ना प्रायोरिटी देनी है, यानी कि ईन है ना, तो आप उसकी पोजीशन जो है वो पहले शो करवाएंगे, और जो आयन YNE है उसको आप जो है वो
बाद में, क्योंकि वो वाई अल्फाबेटिकल आर्डर अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसकी एक एग्जांपल है। और आपने कोशिश ये करनी है कि डबल बॉन्ड को जो है वो लेस लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके, ठीक है, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। एक मिनट, मुझे ये चैट शो नहीं हो रही यहाँ पे। 4 मिथाइल कहाँ पे था एक मिनट मुझे देखने दें। तो इसी तरह से नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड की साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो 4 मिथाइल ही नहीं बनेगा। नहीं, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो पेंटाइन है, ट्रिपल बॉन्ड को अगर लोएस्ट नंबर देना चाहें तो ये 4 नहीं होगा। आप अपने आप की बुक में जो है यहाँ पे उन्होंने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे कि ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो लोएस्ट नंबर, लेकिन मेरे अगर जो मुझे पता है वो तो यही है कि ट्रिपल बॉन्ड को हमने किसको आगे, कंपाउंड है उसमें जो है वो डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो लोएस्ट नंबर जो है वो उस साइड से स्टार्ट करेंगे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे अगर ट्रिपल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड, तो उस साइड से स्टार्ट करने के डबल बॉन्ड को जो है वो प्रायोरिटी मिले, लेस वो यानी कि उसको मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल जो है ना नंबर मिल सके, कि कम से कम नंबर उसको मिल सके उस कार्बन को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है तो उसको दो तरह से जो है इस कंपाउंड का नाम हम लिख सकते हैं। और ये ना तो एज अ अल्कीन, मतलब जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो फिर तो ये अल्कीन या अल्केन के तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा उस तरह से रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे हम जब नेम देंगे तो ये एज अ अल्कीन भी ट्रीट किया जाएगा और एज अ अल्काइन भी। जब यहाँ या अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इधर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इधर से, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जिस साइड पे है हम उसको लोएस्ट नंबर देंगे, तो 1 2 3 एंड 4 एंड फिफ्थ। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने पहले आपको एक ग्रुप में सेंड की थी, एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, तो उसमें ये था कि आप इसको 1 2 3 4 5 पेन, मतलब 5 कार्बन एंड पेन, और उसके बाद आप इनके जो है वो 1 इन और 4 आइन, मतलब इस तरह से आप इस तरह से भी नाम लिख सकते हैं। और या फिर आप इस तरह से करें कि एक जो इन है पेन 1 पेंटीन और 4 आइन, तो इस तरह से दोनों तरह से इसका नाम जो है वो ठीक है। तो हाँ, अब इसका मुझे नाम बताएं, क्या होगा इस मॉलिक्यूल का नाम। 1 ब्यूटीन 3 आयन, ठीक है। सही है, 1 ब्यूटीन 3 आयन, गुड। 1 2 3 4
और यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 और 1 ब्यूटीन 3 आयन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। और अल्काइंस जो होते हैं अगर उनका कंपैरिजन देखा जाए, कंपैरिजन उसका करके देखें अल्कीन्स के साथ, तो अल्कीन्स जो है क्योंकि उसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइंस में भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्केन में तो होता ही नहीं है, तो उसके साथ फिर हम कंपैरिजन उस तरह से पाई बॉन्ड के हवाले से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या है कि अल्काइंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो पूरा ज्यादा सरफेस पे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, और उस वजह से फिर क्या होता है कि तो पर यूनिट एरिया जो होती है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेस होती है। तो इसलिए जो है वो मोस्ट रिएक्टिव नहीं होते हैं अल्काइंस एज कम्पेयर टू अल्कीन, और अल्कीन में जो है वो लेस एरिया पे कम एरिया पे जो है वो चार्ज स्प्रेड होता है। तो इस वजह से उस जो कम एरिया पे होता है वो वहां पे चार्ज डेंसिटी फिर ज्यादा होती है। तो इसलिए अल्काइंस जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन। तो दिस कैन बी सपोर्टेड इफ वी कंपेयर द थर्मोडायनामिक डाटा ऑफ द अल्काइंस एंड अल्कीन्स। तो अल्काइंस और अल्कीन का यानी कि जब इनकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है या ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसमें 1 हेक्साइन है तो उसके लिए 290 किलो पर मोल। ठीक है, यानी कि ये जो ये बॉन्ड है इस केस में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू 1 हेक्सीन का ही अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें ये जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए 126 किलो पर मोल। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है और ये लेस। तो इसी वजह से पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे वीक है, यहाँ पे भी वीक है, लेकिन ये है कि दो पाई बॉन्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा तो कार्बन जो है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होगी। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो है ये इसके कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो sp कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp होगी। तो अगर ये कार्बन है, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और इसमें दो जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होंगे, एक्स और एक्स होगा तो यहाँ पे पी जेड और पी वाई। ठीक है, अब एक और अगर कार्बन हो जो कि एस पी हाइब्रिडाइज्ड है और उनके दरम्यान इस तरह से एस पी ओवरलैपिंग से ये बन जाए, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड इस पे प्रेजेंट है, और ये इसका एक, तो इसके साथ जो है अब ये हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो जाए, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे तो जो सेम प्लेन को प्लेनर है उनकी ओवरलैपिंग होगी। अब इसको अगर मैं इसको भी इस तरह से ड्रा कर लूं तो ये है पी वाई के साथ और पी जेड के साथ ओवरलैपिंग हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होगा उसके मतलब इसके ऊपर भी इस तरह से स्प्रेड करेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो फर्स्ट मेंबर जो है अल्काइंस का उसको एसिटाइलीन कहा जाता है, और इसी वजह से इस पूरे जो ऑर्गेनिक क्लास है या ऑर्गेनिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास है उसको ही एसिटाइलीन्स कहा जाता है। ठीक है, जब भी एसिटाइलीन्स कहीं लिखा हो तो यही होगा, उसका मतलब यही होगा कि अल्काइंस की बात हो रही है। हाँ, और इसका लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, सिस ट्रांस या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी नहीं है कि डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होना चाहिए तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है नहीं है, और ये भी है कि कार्बन के साथ जो है वो टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तो इसमें तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ही आ सकता है, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
नहीं होती अल्काइंस में। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम उसी तरह से है जैसे कि अल्केन्स और अल्कीन्स की हमने स्टडी की थी। इन अल्काइंस जो है ये भी नॉन पोलर है क्योंकि इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। ये है कि पोलैरिटी उस केस में थोड़ी सी आती है क्योंकि जब जो है ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जब जैसे जितना s करेक्टर इंक्रीज करता है उतनी ही जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो s इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है। तो अब इसमें sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इस इट इट विल मेक द कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एज कम्पेयर टू sp2 या sp3 के मुकाबले में यहाँ पे कार्बन जो है वो ज्यादा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा। तो उस वजह से जो है इसमें पोलैरिटी थोड़ी सी जो है वो इंड्यूस हो जाती है। इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस वजह से इस ये जो प्रोटॉन है ये वाला ये थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है, इसको रिमूव करवाना आसान होता है। तो बेस के साथ रिएक्ट करें तो ये जो है वो साल्ट्स बनाते हैं। अच्छा, अब ये जो है नॉन पोलर है और इनसॉल्युबल, नॉन पोलर जो है वो पोलर में सॉल्युबल नहीं होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल हैं, और कोई भी पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा जैसे बेंजीन ईथर वगैरह तो उसमें ये सॉल्युबल होंगे। दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस, सारों की जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको हल्की सी फेंट स्मेल आए लेकिन ज्यादातर उनको फिर ऑर्डर जो है वो ऑर्डरलेस ही कंसिडर किया जाता है। और इसमें जो है इथाइन है उसकी जो है वो गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। The melting point, boiling points and densities increases gradually with increase in molecular masses। तो जैसे जैसे जो है वो चेन लेंथ इंक्रीज करती जाती है तो जो डेंसिटीज है वो भी इंक्रीज करेंगी और जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा क्योंकि जो वन ऑफ आवर रिपल्जन रिपल्सिव फोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो साइज के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। उसके बाद फिर है द फर्स्ट थ्री मेंबर। अब जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं उनमें वीक हैं जो फोर्सेस हैं, नॉन पोलर फोर्सेस जो प्रेजेंट हैं तो वो जो है वो क्या होंगे, कार्बन टू से फोर तक जो है वो गैशियस स्टेट में होंगे। तो बाकी जो एट मेंबर्स हैं C5 से C12 तक वो लिक्विड फॉर्म में होंगे क्योंकि उन तक थोड़ा चेन लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो उस वजह से जो वनरबल फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी तो वो फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट जो हायर मेंबर्स हैं वो सॉलिड स्टेट में मतलब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो है थोड़ा सा जो है ना, चलिए वो नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस हम कल ही स्टार्ट करेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इतना बता दूं कि अब इसमें पहले हमने एक बॉन्ड जो है इंट्रोड्यूस करवाना था किसी कंपाउंड में तो एक मॉलिक्यूल जो है वो इलिमिनेट होता था। तो अब इसमें हमने दो बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ठीक है, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है उसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, हमने अल्काइंस प्रिपेयर करने हैं। तो अब क्या होगा कि टू मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होंगी, उनकी इलिमिनेशन होगी तो फिर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसमें जो है दो ही आपके मेथड्स हैं लेकिन इंशाल्लाह हम कल ही स्टडी इसको जो है वो देखेंगे, ठीक है। अब अच्छा आज का कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप मुझसे भी पूछ लें, फिर हम करते हैं।